हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमने बेटा जब अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू कर दिया था आर्कीबैक्टीरिया, और हमने आपको बताया आर्कीबैक्टीरिया इज द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, सबसे एंशियंट बैक्टीरिया यही है। ओल्डेस्ट फॉसिल अगर दुनिया में कोई है तो कौन है? लिविंग फॉसिल बेटा, जो वो भी आपका यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया है। मैंने आपको बताया था कल कि ये हमने मोनेरा से अलग निकाल दिया। उसका सिर्फ एक रीजन था कि इसका जो 70 राइबोसोम है, जिसमें 6 आरआरएनए की जो सीक्वेंस है बेटा जी वो अलग है, जिसके बिहार पे हमने इसको अलग निकाल दिया था। फिर आपने कहा था कि सर इसका सेल का स्ट्रक्चर भी अलग है बैक्टीरिया से। राइबोसोम में तो डिफरेंस हो ही गया, बट न्यूक्लियोइड में भी डिफरेंस है। डीएनए जो उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। आपने कहा सर सेल वॉल भी अलग है, वो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, वहां पे नाम एन एस्टाइल मुरामिक एसिड अब्सेंट है और अमीनो एसिड भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने कहा सेल मेम्ब्रेन भी अलग है, क्योंकि वहां पे आपने देखा कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में आपने कहा कि सर इसके पास में, अगर हम स्पेसिफिक बातें करते हैं, आप ये कहते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर यूनिलेयर स्ट्रक्चर है इंस्टेड ऑफ द बाइलेयर। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बेटा जी वहां पे आपकी ब्रांच साइड चेन से बनी होती है, जहां पे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और वहां पे एस्टर बॉन्ड ना होकर बेटा जी वहां पे ईथर बॉन्ड होता है। ये सब बातें बेटा जी आप लोगों ने कल पढ़ ली। तो फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, हमने कहा था 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला जो ग्रुप है बेटा जिसका नाम था यहाँ पे मिथेनोजेंस, जो कि एक ऑब्लिगेट एनारोबिक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक है, जो हमने बातें आपके साथ में कर ली थी। अब हम अगले ग्रुप की बात करते हैं कि और क्या क्या है। तो आज हम आर्कीबैक्टीरिया को खत्म करेंगे, तो चलेगा अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेटा जी। आज हम 2 ग्रुप की बातें करेंगे जो अपने बचे हुए हैं। क्या क्या है वो अपने ग्रुप? तो हमने लिखा बेटा जी आर्कीबैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई कर दिया था तीन ग्रुप में, और हमने पहला ग्रुप जो खत्म कर दिया उसका नाम था बेटा जी वहां पे मिथेनोजेन। अब हम सेकेंड ग्रुप की किसकी बात करते हैं? अब हम जो पढ़ने वाले हैं उस ग्रुप का नाम है थर्मो एसिडोफिल्स। नाम को समझ के देखो बेटा जी। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन की बात हो रही है, और फिल मतलब लविंग। इसका मतलब they can easily tolerate the high temperature and the high acidic condition. They can easily tolerate the high temperature and high acidic condition. तो मैं लिखूंगा बेटा जी, they can tolerate high temperature and highly acidic conditions. ना तो पॉइंट आता है सर ये मिलते कहाँ हैं हमें, कहाँ मिलते हैं हमें? तो मैं कहूँगा यस बेटा जी, हम इनकी बातें करते हैं अबाउट देयर हैबिटेट। तो सोचने वाली बात है सर, अगर ये बहुत ही टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हो, मेनली वहां मिलेंगे जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। जैसे कि मैं कहूँगा दे आर फाउंड present in geothermal vent। और कहां मिलेंगे? present in hot sulfur spring where temperature is about 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, ये वहां हमें इजिली मिलते हैं। दे कैन टॉलरेट अप टू द 100 to 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इजिली क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे टॉलरेट करते हैं। और अगर मैं पीएच की बात करूं बेटा जी यहाँ पे, तो दे कैन टॉलरेट द पीएच लेस देन 2 से भी कम पीएच को इजिली क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे टॉलरेट करते हैं। तो मैं लिखूंगा बेटा जी
they can tolerate the temperature up to 1 degree Celsius and pH less than 2 तक की पीएच को, उससे भी कम पीएच को इजीली क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। अब पॉइंट आता है सर, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है। ये तो हमने इनके हैबिटेट की बात कर ली। अब आता है बेटा जी यहां पे मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैं कहूंगा बेटा दे आर facultative anaerobic and can tolerate anaerobic condition, इसलिए टॉलरेट कर सकते हैं एनारोबिक कंडीशन को। ओके, अब पॉइंट आता है सर, व्हाट अबाउट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेम बात बेटा जी, दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। पॉइंट आता है सर, ये केमिकल एनर्जी कौन सी यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा देखिएगा, आपने कहा ये हॉट सल्फर वाले एरिया में है, तो ये क्या करते हैं बेटा जी, दे यूज chemical energy that evolve or release during, मैं आपको इक्वेशन ही करके दिखा देता हूं, रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर। ये हमारा सल्फर है, इसका बेटा जी आपने ऑक्सीडेशन कर दिया पानी की प्रेजेंस में, और क्या बन गया बेटा जी आपका यहाँ पे H2SO4 एंड प्लस में क्या निकली बेटा जी यहाँ पे एनर्जी निकली। इस एनर्जी का क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे वो इक्वेशन आपको दिखाई तो दे रही है ना प्रॉपरली, मैं यहाँ थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, साइड का ना दिख रहा हो तो बाई चांस आपको। सर ये सल्फर है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन किया और बन गई 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ऑक्साइड, एंड सर साथ में क्या निकली यहाँ पे आपकी एनर्जी निकली। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर जो एनर्जी निकली बेटा जिन्होंने इस एनर्जी का यूज किया। use this energy in making their own food, और कह सकते हो यूज दिस केमिकल एनर्जी, क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान निकल रही, तो आप कह दो बेटा जी यूज दिस केमिकल एनर्जी इन मेकिंग देयर फूड। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी बेटा जी। यहाँ पे ये भी वैसा ही आर्कीबैक्टीरिया है, बट ये आर्कीबैक्टीरिया कुछ अलग टाइप का है। इसका काम था मीथेन गैस को प्रोड्यूस करना, या तो ये मार्सी एरिया में है या फिर बेटा जी सिम्बायोटिक भी है, तो आपने कहा रूमिनेंट्स के अंदर मिलेगा, हमें हर्बीवोरस के पेट में मिलेगा बेटा जी, हर्बीवोरस के पेट में। हर्बीवोरस के लिए वर्ड यूज मैंने किया बेटा जी रूमन, उनका स्टोमक है, तो उनको ये भी कह सकता हूं प्रेजेंट इन स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स, जिनका रूमन स्टोमक का पार्ट है, या मैं कहूंगा जिनका कंपाउंड स्टोमक है, हर्बीवोरस को हम ये कह रहे हैं। स्टोमक और रूमिनेंट और वोरस,
ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो। और ये कहाँ मिलते हैं बेटा, जब आपको यहाँ पे ये मेनली मिलते हैं आपको जियोथर्मल वेंट में, या मिलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग के रीजन में, जो ये इजीली टॉलरेट करते हैं बेटा जी 120 तक का, लेस देन 2 pH की इजीली टॉलरेट करते हैं। तो हमने कहा इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा, न्यूट्रिशन कैसा, हमने उसके आपके साथ में बातें कर ली। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, क्या पॉइंट आ रहा होगा, सर ये इतना टेम्परेचर सहलते हैं और इतना pH को झेल लेते हैं कैसे? तो मैंने कहा बेटा मैंने इनका बताया तो है आपको यहाँ पे यूनिक फीचर क्या है इनके बारे में, तो एक बार दोबारा लिख लो यूनिक फीचर को, ताकि आपको चीजें याद हो जाए बेटा जी यहाँ पे। तो मैं कहूंगा इनके कुछ रीजंस है जिनके बिहार पे इजिली टॉलरेट करते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है, नीट में आता है। ऑन व्हाट बेसिस और ऑन विच स्ट्रक्चर हेल्प देम टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाईली एसिडिक पीएच, और वहां ऑप्शंस दिखाई देंगे यहाँ पे, तो आपको उन चीजों को समझना है बेटा जी यहाँ पे क्या इसको इस लायक बनाता है कि ये इजिली इस तरह की कंडीशन को यहाँ पे ये झेल सके। तो चलिए उनकी बातें करते हैं। तो उसके रीजन दूंगा बेटा सबसे पहले। देयर सेल मेम्ब्रेन is unilayer and has an made up of branched side chain, so it can tolerate high temperature and acidic pH। सेकेंड पॉइंट बेटा जी, ये तो हमने सेल मेम्ब्रेन का पॉइंट दे दिया इनका यहाँ पे। और क्या चीज है जो इनके लायक बनाती है, तो वो सेकंड चीज है बेटा जी यहाँ पे इनके अंदर जो प्रोटीन है वो भी स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। दे हैव द हीट स्टॉक प्रोटीन दैट कैन डू या दैट डू नॉट गेट डी नेचर, और वो नहीं टूटती है एट द हाई टेम्परेचर। तो मैं कहूंगा बेटा जी they have heat stock protein that do not get denatured or break down at high temperature। इनके अंदर जो प्रोटीन्स है, जो एंजाइम्स, वो स्पेसिफिक टाइप के हैं और मेनली बने बेटा जी यहाँ पे हीट स्टॉक प्रोटीन के, मतलब एक ऐसे प्रोटीन के दैट कैन इजीली टॉलरेट द हाई टेम्परेचर। इस प्रकार के इनमें एंजाइम्स होते हैं बेटा जी। तो दीज आर द टू फीचर दैट मेक देम एबल टू सर्वाइव एट द हाई टेम्परेचर एंड द हाई एसिडिक पीएच। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा जी यहाँ पे, ठीक बात है यहाँ पे। अब पॉइंट आता है सर इसके कोई एग्जाम्पल देंगे, तो मैं कहूंगा बेटा एग्जाम्पल इसके यहाँ पे, जैसे कि मैं नाम बोलूं बेटा जी यहाँ पे थर्मोप्लाज्म, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। थर्मो एसिडो फिल्म is one of the example of the genus Thermus aquaticus is the name of the Archaebacteria। मैंने स्पीसीज का नाम बताया बेटा यहाँ पे थर्मस एक्विटिकस, जो बेटा जी यहाँ पे इजिली टॉलरेट करता है बेटा जी यहाँ पे आपके हाई टेम्परेचर को। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल दैट कैन इजिली टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया। ठीक बात है बेटा जी यहाँ पे। तो ये कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बातें की। तो चलिएगा बेटा जी यहाँ पे तीसरी कैटेगरी आती है बेटा जी यहाँ पे हेलोफिल्स। ये क्या है, इस नाम को समझ के देखो बेटा जी। हेलो
मतलब हैलोजन, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें आप कहते हो हैलोजन ग्रुप, जो साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है बेटा जी, उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। और हमने कहा हैलो मतलब सोल्ट और फिल्स मतलब लविंग, तो दे आर सोल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया, दे आर सोल्ट लविंग आर्कीबैक्टीरिया, दे कैन टॉलरेट द हाई सोल्ट कंडीशन। तो मैं कहूंगा बेटा जी दे कैन टॉलरेट हाई सोल्ट कंडीशन। अब पॉइंट आता है सर इनका हैबिटेट क्या है, सर इनका हैबिटेट क्या है, मिलते क्या है, तो मैं कहूंगा कहां मिलेंगे बेटा जी, तो आप कह सकते हैं बेटा दे आर फाउंड एट द सोल्ट पेन्स, सोल्ट्स बेड और सोल्ट मार्सिस में मेनली हमें मिलने का काम होंगे, सोल्ट पेन में, सोल्ट बेड, और हम कहेंगे यहाँ पे सोल्ट मार्सिस में ये मेनली हमें मिलते हैं बेटा जी। इनका क्या होता है, हैबिटेट होता है, एंड दे कैन इजिली टॉलरेट द हाई सोल्ट कंडीशन। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर इनका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ हमें बताइएगा, और ये ऐसा क्या है इनके अंदर की इजिली टॉलरेट करते हैं हाई सोल्ट कंडीशन। तो इनके पहले स्ट्रक्चर को समझो बेटा जी, या मैं कहूंगा पहले इनकी बातें करते हैं मोड ऑफ रेस्पिरेशन की। तो मैं कहूंगा दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड कैन टॉलरेट absence ऑफ ऑक्सीजन को इजिली टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही अलग टाइप का है। दे हैव कीमो हिट्रोट्रॉप्स, ये नाम आपने पहली बार सुना है, कीमो हिट्रोट्रॉप्स। इस वर्ड का क्या मतलब है, दे आर हिट्रोट्रॉफिक, they are heterotrophic but capable of synthesis of ATP in presence of sunlight। वो खाना तो नहीं बना सकते अपना खुद, बट वो एटीपी बना सकते हैं। और हमारी सेल की जो करेंसी है एनर्जी की, वो क्या है बेटा जी, एटीपी है। वो एटीपी खुद बना सकते हैं, उनकी मेम्ब्रेन में ऐसा पिगमेंट बैठा, क्या बैठा है, बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे। बट उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बेटा जी यहाँ पे, हिट्रोट्रॉफिक। हम कहेंगे ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे वो एटीपी बनाने के लायक है सनलाइट एनर्जी का यूज करके, बट उस एनर्जी का यूज करके खाना खुद नहीं बना सकता। तो मैं कहूंगा वो है बेटा कीमो हिट्रोट्रॉप्स। वर्ड याद रहेगा आपको यहाँ पे। अब बातें करते हैं इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम बातें करते हैं बेटा जी इनके बाहर क्या होता है। आपने कहा सर ये इनका स्ट्रक्चर की हम पहले यहां पे इन्वेलप आपको समझाते हैं। जरा समझो बेटा जी इनके बारे में यहाँ पे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा जी म्यूसिलेज कवरिंग होती है सबसे बाहर। सर इसका क्या फायदा है, तो देखो आपने बातें पहले पढ़ी है बेटा जी कि सर ये उसे प्रोटेक्ट करती है। बट सोचिएगा सर बाहर सोल्ट बहुत ज्यादा है और ये पानी का लॉस करेगा, तो सर इसका तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो मैं कहूँ म्यूसिलेज का एक और फंक्शन भी यहाँ पे हो रहा है, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द
डिहाइड्रेशन। जैसे कल आपने साइनोबैक्टीरिया में बातें की तो आपने कहा सर साइनोबैक्टीरिया में वो उसे डीके होने से बचाता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा बचाता है। सर उसे आपस में चिपकाने का काम स्टिकी ले रहे। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, यहाँ पे स्टिकी भी यहाँ पे। बट याद कीजिएगा हमने पहले जब आपको पढ़ाया था बेटा जी इन द केस ऑफ द यूलिना वगैरह में, या इन द केस ऑफ द बेटा जब हमने आपको जो प्रोटेस्टेंट बताया था यहाँ पे कि मेरे भाई म्यूसिलिस का एक फंक्शन और भी होता है कि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। तो मैं कहूंगा ये एक ऐसी कंडीशन में जहां बेटा सोल्ट बहुत ज्यादा है तो वाटर का लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये डिहाइड्रेट हो सकता है तो उसे डिहाइड्रेशन से बचाने का काम कौन करेंगे, म्यूसिलिस कवरिंग करेंगे। पानी के जो यहां से ट्रांसफर होने वाला उसको क्या करेगी, मिनिमाइज करने वाली है। तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन बाय lowering the water loss in salt condition। ये वर्ड समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं, जरा समझ के देखो बेटा जी। बाहर सोल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, आपने कहा इनका नाम है हैलोफिल्स, दे कैन ग्रो इन द हाई सोल्ट कंडीशन। अब अगर बाहर सोल्ट बहुत ज्यादा होगा बेटा तो बाहर की कंडीशन कैसी है बेटा जी, आपके यहाँ पे हाइपरटोनिक है। तो सर सेल तो पानी का लॉस करेगी, और अगर सेल से पानी का लॉस होगा तो सेल के अंदर तो हाइड्रेशन मतलब पानी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की बिल्कुल कमी हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, पर पानी जब बाहर आएगा तो वो इससे सेलोल सेल से क्रॉस करके बाहर जब आएगा तो बाहर एक कवरिंग है जो पानी के लॉस को मिनिमम कर देगी, पानी के लॉस को यहाँ पे कम करवा देगी, जिसकी वजह से बेटा जी अगर पानी का लॉस कम होगा तो वो डिहाइड्रेट होने से बच जाएगा बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने कहा इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिहाइड्रेशन बाय lowering the water loss in the salt condition। I hope you are getting my point। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। They have the cell wall made up of pseudo peptidoglycan, जो आप बातें कर चुके हो बेटा जी। जो अंदर बैठी है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। और इसके बारे में बातें कर चुके हो, क्या क्या बात कर चुके हो बेटा जी यहाँ पे, ब्रांच साइड चेन है, मोनोलेयर है, और थर्ड बातें कर चुके हो बेटा जी यहाँ पे आपका ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ द एस्टर बॉन्ड। ठीक बात है सर, ये इसका न्यूक्लियोइड बैठा हुआ है, ये सर इसका राइबोसोम बैठा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म में बेटा जी यहां पे ये डिपॉजिट करता है KCl सोल्ट को। क्यों जमा करता है इस सोल्ट को, सोचो बेटा जी। बाहर भी सोल्ट बहुत ज्यादा है तो उसने अपने अंदर भी सोल्ट को जमा कर लिया ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैसी रहे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। क्योंकि अगर सोचिएगा बेटा जी यहाँ पे सोल्ट नहीं होगा तो यहाँ कंडीशन अगर हाइपोटोनिक होगी तो पानी का लॉस होने का चांस ज्यादा होगा। माना म्यूसिलेज बचाएगी, बट कितना बचाएगी भाई, अगर कंडीशन बाहर बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक होगी तो चांस ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा उसने KCl को भी अपने अंदर जमा कर लिया ताकि मैं उसके साथ भी क्या कर सकूं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर सकूं, बट इतना जमा नहीं कर जितना कि बाहर बैठा हुआ बेटा जी यहाँ पे। ये कंडीशन समझ में आ रही है बेटा जी अबाउट द हैलोफिल्स। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस इन द हैलोफिल्स दैट मेक देम एबल टू सर्वाइव इन द हाई सोल्ट कंडीशन। तो मैं उन कंडीशंस की बात आपको बताता हूं बेटा जी यहाँ पे ये कैसे टॉलरेट करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा बेटा जी, हैव म्यूसिलेज कवरिंग। दूसरा पॉइंट बेटा जी, हैव डिपोजिशन ऑफ KCl salt in cytoplasm। Special lipid in cell membrane। And fourth and very important, sap vacuole is absent।
जैसे प्लांट की सेल जो होती है यूकैरियोटिक होती है, उनमें सेफ वैक्यूल होता है जो वहां पे वाटर को अपने अंदर स्टोर करके उसको टर्जिड रखता है बेटा जी यहाँ पे। बट इनके पास तो सेफ वैक्यूल क्या है बेटा जी, अब्सेंट है। तो इन सेल्स का प्लाज्मोलाइसिस होने का चांस भी क्या है बेटा जी यहाँ पे, अब्सेंट है। क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस होने का मेन कारण क्या होता है बेटा, सेफ वैक्यूल। तो हमने कहा बेटा जी यहाँ पे इसके पास सेफ वैक्यूल अब्सेंट है, इसकी मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के लिपिड है बेटा जी यहाँ पे, इसके पास डिपोजिशन है केसीएल सोल्ट का साइटोप्लाज्म में, और बेटा जी म्यूसिलस कवरिंग है। और ये जो 4 रीजन है, दीज आर द रीजन बिहाइंड द टॉलरेंस ऑफ रीजन्स बिहाइंड द टॉलरेंस ऑफ द हाई सॉल्ट कंडीशन। इसी के साथ बेटा जी आपकी कहानियां खत्म होती है। अब आते हैं सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम कहेंगे बेटा इसका एग्जाम्पल सुनिएगा। हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, इसके क्या क्या लिखे थे आप लोगों ने यहां पे, थर्मोप्लाज्म, थर्मो एसिडो फिल्म, थर्मस एक्विटिकस, एक और लिख देता हूं यहां पे, थर्मो प्रोटियस। इसके क्या क्या लिखे थे बेटा जी आप लोगों ने, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, रूमेनोकोकस। These are the example of the आर्कीबैक्टीरिया। एक बार मैं इन सब चीजों को आपस में समराइज कर देता हूं तो चीजें आपको समझ में आ जाए कि आर्कीबैक्टीरिया एक छोटा सा अपना टॉपिक है बेटा जी। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में आपने कहा बेटा जी, ये हमारा प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये हमारा एंशिएंट बैक्टीरिया, ये हमारा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। आपने कहा सर इसका राइबोसोम का स्ट्रक्चर अलग है, उसमें 16 आरएनए के सीक्वेंस जो है बेटा जो बाकी बैक्टीरिया से अलग है। आपने कहा सर इसकी सेल वॉल जो है वो सूडोपेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनी है। सर इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी वहां पे अलग है, वो यूनिलेयर है, उसमें लिपिड के अंदर ब्रांच साइड चेन है और उसमें ईथर का बॉन्ड है इंस्टेड ऑफ द एस्टर बॉन्ड। ये आपने डिफरेंस बताई इसके अंदर। सर इसके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन बैठा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल। फिर मैंने कहा इसके भी 3 अलग अलग टाइप है बेटा जी, जो हमने स्पेसिफिक आपके साथ में बातें की यहाँ पे। मैंने कहा भाई ये है ऑब्लिगेट एनारोबिक, ये है फैकल्टेटिव एनारोबिक, और ये भी कैसा है यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ये वाला जो होता है ये मेनली मीथेन को प्रोड्यूस करता है। ये वाला जो होता है बेटा जी यहाँ पे ये हाईली टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट करता है। और आपने कहा सर ये मेनली सॉल्ट लविंग है, ये हाई सॉल्ट कंडीशन को इजीली टॉलरेट कर लेता है। आपने इनके स्ट्रक्चर को जाना कि सर ये तो नॉर्मल सी बात हो रही है एनारोबिक, और ये प्रेजेंट कहां है यहाँ पे, या तो सिंपैथिक है या फिर फ्री लिविंग है, और ये कीमोऑटोट्रॉप है। सर ये जो है वो भी कीमोट्रॉप है, बट ये कैसा है यहाँ पे कीमोहोट्रोट्रॉफ है। ये एटीपी खुद बना लेता है, बट कैसे बनाते हैं एटीपी, उस वर्ड को जरा समझिएगा बेटा जी। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, दे हैव bacteriorhodopsin red color pigment in cell membrane that convert sunlight into ATP।
ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया बेटा जी। कोई पूछे आपसे हैलोफिल्स की सेल मेम्ब्रेन का कलर कैसा है, तो कैसा है बेटा जी, रेड कलर के हमें अपीयर होंगे, बिकॉज इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। और ये पिगमेंट उन्हें इस लायक बनाता है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके और उसे कन्वर्ट कर सके किसकी फॉर्म बेटा जी यहाँ पे, एटीपी की फॉर्म में। तो ये है जो इनकी एटीपी बनाने में हेल्प करता है। ये है पर्पल रेड या पर्पल रेड कह सकते हो, रेड कलर का कह सकते हो, ये ऐसा पिगमेंट है बेटा जी यहाँ पे। ओके, फिर आपने कह दिया यहाँ पे इनके कि सर ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, बट ये है कैसा यहाँ पे, कीमो हिट्रोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बट ये एटीपी खुद बना सकता है बेटा जी। ये वाले में अपने कह दिया सर ये केमिकल एनर्जी का यूज करेगा और उस केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, ये अपना खाना बनाएगा। यहाँ पे एनर्जी कहां से निकलेगी, तो आपने कह दिया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर। अब कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आएगा, सर बट अगर ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो होगी तो बेटा जी आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर पाएगा सल्फर का। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े बेटा जी, चलिए तो वो बात भी आपको बता देते हैं यहाँ पे कि दो अलग अलग खेल खेलता है बेटा जी यहाँ पे। पहला खेल क्या है बेटा जी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन कोज करता है और यहां पे जो एनर्जी निकलती है ये उसका यूज करता है। बट ये सारी बात हो रही है प्रेजेंस के अंदर। बट मानसी बेटा ये तो फैकल्टेटिव एनारोब है, ये एनारोबिक कंडीशन में भी तो क्या करता है, अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। अब अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सर वो एनर्जी कैसे निकालेगा, कैसे वो अपने आप को वहां खाना बनाएगा। तो मैं कहूंगा चलिए बेटा कंडीशन चेंज कर देते हैं यहां पे, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा सल्फर को। ये जो सल्फर है ये उसको करेगा रिड्यूस और क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे, H2S बनाएगा। और इस प्रोसेस में भी क्या निकलेगी बेटा जी यहाँ पे, एनर्जी जो निकलेगी ये इस एनर्जी का क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे, यूज करेगा। तो इन बोथ कंडीशन, इन द बोथ कंडीशन, चाहे एरोबिक हो चाहे कैसी हो यहाँ पे अनएरोबिक हो बेटा जी, ये यहाँ पे जो ये एनर्जी निकलने वाली है उसका यूज करता है अपने खाने को बनाने के लिए बेटा जी। तो मैंने कहा ये खाना बना लेता है इस तरह से बेटा जी। इसके बारे में आपने कह दिया कि भाई उससे अगर सपोज कीजिएगा खाना ना भी मिले तो ये एटीपी खुद बना लेता है। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसे खाना ना भी मिला, इसे खाना ना मिला क्योंकि हिटोट्रॉफिक है, इसे खाना ना मिला बेटा जी तो ये एटीपी खुद बना सकता है सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके यहाँ पे। और जब एनर्जी बन जाएगी बॉडी में तो इसे खाने की फिर जरूरत क्या पड़ेगी, यहाँ पे खाना भी तो एनर्जी देता है बेटा। तो मैं कहूंगा इसके पास दो बातें हैं, ये एनर्जी खुद बना सकता है सनलाइट का यूज करके बिकॉज उसके पास ऐसा पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोरोडोप्सिन पिगमेंट है। बट अगर इसे खाना मिलेगा तो उस खाने पे फीड करके भी ये एनर्जी लेके अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। स्पेसिफिक बातों को जानिएगा, ये हाई टेम्परेचर और हाईली एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट करता है और ये बेटा जी हाई सोल्ट कंडीशन को टॉलरेट करता है। ये डिफरेंस इनके पास में यहाँ पे इनके स्पेसिफिक फीचर्स है जो इन्हें इस लायक बनाता है कि अलग अलग कंडीशंस को सहन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो आपने पढ़ा वो कौन है बेटा, यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया। इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गई और हमारे बेटा जी हमने मोनेरा किंगडम में क्या क्या पढ़ लिया, यूबैक्टीरिया पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया, हमने पढ़ा बेटा जी माइकोप्लाज्मा, हमने पढ़ा बेटा साइनोबैक्टीरिया। अब और क्या पढ़े, तो मैं कहूंगा बेटा जी अभी हम यहाँ पे दो बैक्टीरिया की और बातें करते हैं आपके साथ में। किसकी बातें, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अबाउट द एक्टिनोमाइसीट्स, ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप है बेटा जी यहाँ पे। एंड मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अबाउट द रिकेट्सिया, वो भी एक बैक्टीरिया है जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच का लिंक है बेटा जी। तो हम उसके बारे में बातें करेंगे अबाउट द रिकेट्सिया, अबाउट द एक्टिनोमाइसीट्स। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक आएगा अबाउट द इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम उनके बारे में आपके साथ बातें करेंगे। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया के बारे में बातें करेंगे। तो अभी हमारे दो लेक्चर और बनेंगे इनके ऊपर बेटा जी, जिसमें हमारा पूरा मोनेरा खत्म हो जाएगा और हमारा बेटा जी यहाँ पे हम 8 जून को जो अपना कमिंग टेस्ट उसके लिए हम यहाँ पे रेडी हैं बेटा जी। अपने पास सफिशिएंट टाइम है फॉर द रिवीजन एंड अपना टॉपिक खत्म होता है मोनेरा, जिससे आपके 45 क्वेश्चंस आने हैं और मैंने जितना इसको सराउंडिंग करना था इसको मैंने आसपास का सारा हिस्सा कवर कर लिया बेटा जी। चलेगा, थैंक यू बेटा।